अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपेट्रोसिस आपकी बोन्स की वो डिजीज़ है जिसके अंदर आपकी बोन्स बन रही होती है लेकिन टूट नहीं रही होती। मेरा कहने का मकसद ये है कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी नॉर्मली काम कर रही होती है। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो आपके बोन्स को बनाते हैं, आपकी मिनरलाइजेशन करते हैं, मतलब जो कैल्शियम है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कैल्शियम फॉस्फेट को आपके जो बोन्स है उसके अंदर डिपॉजिट करवाते हैं। लेकिन उन डिपोजिशन को अब एक जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली जाओ तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगी ना, अब उसको ख़त्म भी तो करना होता है। तो ख़त्म करने वाली सेल्स होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन ब्रेकिंग सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जो बोन्स हैं आपकी उनके अंदर मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन, ताकि आपकी जो बोन्स की स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। ये ऐसे ही है जिस तरह आपको घर है, घर के अगर रेनोवेशन ना होती हो, मतलब आपकी एक दीवार बनाई है, दीवार बनाने के बाद सीमेंट आप लगा दिया, वो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कर दी आपने, वॉल आपकी वॉल बन गई है। लेकिन बाय द टाइम अगर उसकी वो जो वॉल की सीमेंट है वो चेंज ना किया जाए, वो तो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएगा और वॉल टूट जाएगी। ऐसे ही होता है ना। तो सेम टू सेम ऐसे ही आपके बोन्स के अंदर होता है। बोन्स के अंदर क्या होगा, आपकी जो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी है वो हो रही होगी, कैल्शियम डिपोजिशन हो गई है। अब वो मतलब चेंज नहीं हुआ, सीमेंट अंदर का चेंज नहीं हुआ ना, चेंज नहीं हुआ तो वो वीक हो जाएगी। अब एक तो वीक हो जाएगी, दूसरा उसके अंदर सीमेंट लगता जा रहा है, वो सारे एक छोटा सा ईंट का ब्लॉक रह जाएगा, बाकी सारा का सारा सीमेंट रह जाएगा। सीमेंट को आपने कैल्शियम फॉस्फेट के साथ तशबीह दे देनी है, मतलब ये कैल्शियम फॉस्फेट है। और जो मैंने आपको ब्रिक बताई है ना, जो आपको मैंने बताया कि ईंट है, वो आपकी बोन है। सेम टू सेम होता है ऑस्टियोपेट्रोसिस के अंदर। अब नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। माइंड में आपने इस डिज़ीज़ का यही याद रखना है कि इसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन हो रही है, रीमिनरलाइजेशन मतलब डीमिनरलाइजेशन नहीं हो, रिजॉर्प्शन नहीं हो रही इस डिज़ीज़ के अंदर। तो नॉर्मली फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको मैकेनिज़्म बता दूं कि आपके बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज़्म चल रहा होता है, और उसके बाद किस वजह से जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते या प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, या उनकी एक्टिविटी कैसे इनहिबिटेड हो रही होती है, वो मैं बताता हूँ। देन उसके बाद आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, सिंपल इन्वेस्टिगेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैकेनिज्म क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आपकी बॉडी के अंदर रैंक लाइगेंड्स प्रोड्यूस करवाते हैं। रटा लगा लें बस रैंक लाइगेंड्स को। रैंक लाइगेंड्स प्रोड्यूस हो गए। अभी रैंक लाइगेंड्स ऑस्टियोब्लास्ट ने प्रोड्यूस करवाए हैं, इसकी वजह से क्या होगा, रैंक लाइगेंड्स जो जाके एक्टिवेट कर देंगे ऑस्टियोक्लास्ट को। ये नॉर्मल फंक्शन बता रहा हूँ। अब ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम होगा, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे। अब ऑस्टियोक्लास्ट ने आपकी बॉडी के अंदर डीमिनरलाइजेशन करवानी है। कैसे करवाएंगे, आपने कभी आपने देखा होगा कि एसिड जो होता है वो हर चीज़ को ख़त्म करना है, गलाने लग जाता है ना। आपको नॉर्मल लेमन टर्म में बताओ, एसिड हर चीज़ को ख़त्म करने लग जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट का काम भी तो ये है ना कि ख़त्म करना है। ऑस्टियोक्लास्ट ने आप बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देना। प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, एसिडिटी ज़्यादा होगी, पीएच ज़्यादा होगी, तो ही आपकी बॉडी के अंदर बोन्स की रिजॉर्प्शन होगी, मतलब डीमिनरलाइजेशन होगी, बोन टूटेगी। टूटने से मुराद ये नहीं कि बोन हड्डी के तोड़ देना है, यहाँ पे मतलब है कि जो आपके कैल्शियम फॉस्फेट और जो मिनरल्स आपके जो बोन के अंदर डिपॉजिट करवाया था उनको निकालना है वहाँ से, ताकि नए वाली लगे ना। तो ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम होगा, ये बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स को ज़्यादा करेंगे। अब प्रोटॉन्स कैसे ज़्यादा होंगे वो बताता हूँ आपको। रेनल सिस्टम में अगर आपने पढ़ा हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल मिलता है और बाइकार्बोनेट बनता है CO3 HCO3, और साथ में यहाँ पे एक प्रोटॉन बनता है। ऐसे ही होता है ना। और ये जो प्रोटॉन बनवा रहा है वो यहाँ पे बनेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने यहाँ पे बाइकार्बोनेट बनाया और साथ में प्रोटॉन बनाया। अब ये प्रोटॉन जो होगा, यहाँ पे चैनल्स होंगे आपके प्रोटॉन्स के। ये एपिथेलियल सेल्स की मैंने छोटी सी मेम्ब्रेन बनाई है, यहाँ से ये जो प्रोटॉन होगा ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। एपिथेलियम सेल ने यहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया है, वो मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना देख लेना कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। प्रोटॉन्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाएगी। अब एसिडिटी होगी मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा होगा, तो आपकी बोन्स की रिजॉर्प्शन हो जाएगी। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म है जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी का बता रहा हूँ। अब क्या होगा, या तो अब मैं पैथोलॉजी बता रहा हूँ क्या होगा। पैथोलॉजी में क्या होगा, या तो आपकी ये रैंक लाइगेंड
मैंने बताए थे, या तो ये म्यूटेड होंगे, अगर ये म्यूटेड हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट बनेंगे ही नहीं, या तो अगर वो बन रहे हैं, रैंक लाइगेंड काम कर रहे हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बन रहे हैं, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट ने क्या किया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इसने सॉरी आपको बताना भूल गया, ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस को। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उनको स्टिमुलेट करना है ऑस्टियोक्लास्ट ने, ये स्टिमुलेट होंगे तो ही ये प्रोसेस होगा, कन्वर्जन होगी, तो ही प्रोटॉन्स आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। या तो जो है ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, या तो इश्यू यहाँ पे आ रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं, प्रोटॉन्स नहीं बनेंगे। ये भी ठीक है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज बन रहा है, रैंक लाइगेंड जो है ऑस्टियोक्लास्ट बना रहे हैं, लेकिन आपके जो ये वाला हाइड्रोजन चैनल्स हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन चैनल्स जो हैं, प्रोटॉन चैनल्स जो हैं, ये म्यूटेड हों, ये म्यूटेड होंगे तो हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे। अगर ये रिसीव नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर एसिडिटी नहीं होगी, एसिडिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर है एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं बन पाता, एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो रिजॉर्प्शन नहीं होगी। सिंपल था ये मैकेनिज़्म। अब मैकेनिज़्म पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेट नॉट इम्पॉर्टेंट, जो आपको याद रखना वो यही याद रखना है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी, मतलब इसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं रहेगा। आप सोचो कि बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर कैल्सिफिकेशन हो रही है, कैल्सिफिकेशन हो रही है, मतलब वाओ, मतलब हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए। हम ये सोचते हैं ना, जब कोई भी हम कैल्शियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ये कहते हैं ना कि कैल्शियम जाके बोन में डिपॉजिट होगा और उसकी वजह से बोन्स जो है बोन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन अब एक चीज़ है ओवर हो जाए, एक्सेसिव, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वैसे ही होगा इसके अंदर भी। क्या होगा, सपोज़ ये मैं 2 ब्लॉक्स बना देता हूँ, ये ना जस्ट आपको ज्यूम कर लेना है कि ये बोन्स हैं, सपोज़ ये आपकी बोन्स है, सपोज़ 2 वर्टिब्रा ही ले लें, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्टिब्रा भी पढ़ना है, आपको क्रेनियल मेनली आपको जो कॉम्प्लिकेशन तो होगी आपकी बहुत, अगर हड्डियाँ वगैरह जो है बाजू की जो लिम्स की अगर जो बोन्स हैं वो हेल्दी मतलब मोटी हो भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं, फ्रैक्चर्स की कॉम्प्लिकेशन सिर्फ आएगी ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपका वर्टिब्रा इन्वॉल्व होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, अगर आपका क्रेनियल जो आपका सर है, स्कल है, वो इन्वॉल्व होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी। इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम डिपोजिशन हो रही है। सपोज ये मैं कैल्शियम डिपॉजिट करवा रहा हूँ, यहाँ पे ये कैल्शियम डिपोजिशन हो रही है, ये कैल्शियम डिपोजिशन हो रही है। अब देखो कैल्शियम डिपोजिशन हुई है, दोनों जो बोन्स हैं उनके दरमियान की स्पेस कम हो गई है। अगर यहाँ पे कोई नर्व हो, यहाँ से नर्व पास कर रही हो, सपोज यहाँ से ये नर्व पास कर रही है, ये नर्व पास कर रही है यहाँ से, अगर ये यहाँ से पास कर रही है, जब ये बोन कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ओवर होती जाएगी, ओवर होती जा रही है, इसमें यही होता है इस डिजीज़ के अंदर, कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होती जाती है। इस कैल्सिफिकेशन ने इस नर्व को कंप्रेस कर दिया है, तो आपके क्रेनियल नर्व जो होती है वो एक सपोज क्रेनियल नर्व नहीं, क्रेनियल नर्व कंप्रेस हो जाएगी, क्रेनियल नर्व कंप्रेशन आएगा, उसके सिम्टम्स आएंगे। तो आपका पहला सिम्टम क्या आएगा, क्रेनियल नर्व कंप्रेशन होगी, क्रेनियल नर्व कंप्रेशन होगी, जो नर्व कंप्रेस होगी वो वहाँ पे पैरालिसिस कॉज कर देगी, क्रेनियल नर्व पाल्सी होगी, मतलब पैरालिसिस होगी, पाल्सी होगी क्रेनियल नर्व कंप्रेशन की वजह से। अब ये सिंपल कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कंप्रेशन हो जाना, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन या आप कह लो फर्स्ट सिम्टम्स आपके क्रेनियल नर्व के आएंगे, आपके बॉडी के वो जो एरियाज़ को जो सप्लाई कर रही होगी वो कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, आपके वर्टिब्रा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर सपोज ये वर्टिब्रा बनाया, वर्टिब्रा के दरमियान वर्टिब्रा अगर भर रहे हैं तो उसके पास से आपके वो बोन मैरो भी तो गुजर रही है ना। ये अब अगर हम इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपकी बोन मैरो बन गई है, ये अब नर्व नहीं रही, ये बोन मैरो है। बोन मैरो कंप्रेस होता जा रहा है, बोन मैरो कंप्रेस होगा। अब बोन मैरो तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है ना, आपका इम्यूनिटी हर चीज़, तो पेशेंट के बोन मैरो कंप्रेशन होगी, बोन मैरो कंप्रेशन होगी। बोन मैरो कंप्रेशन होने की वजह से क्या होगा, बोन मैरो कंप्रेस होगी, आपको पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा, बोन मैरो के जो भी सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे आपको।
मतलब पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा या उसके पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। तो आपको जो भी बोन्स के सिम्टम्स है वो आएंगे।